नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास के विज्ञान का पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत बात करें तो कुछ वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा पढ़ लिया था और रासायनिक समीकरण तथा उसको संतुलित करने के नियम, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर जो है लगभग समाप्ति की ओर था। इसमें आज जो है वो लास्ट वीडियो आएगा और जो लास्ट इसमें टॉपिक बचा हुआ था वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आपके चैप्टर में दो उदाहरण दे रखे हैं, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के या कह सकते हो उपचयन अभिक्रिया के दो उदाहरण दे रखे हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है संक्षारण और एक है विकृतिगंधिता। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जो उदाहरण दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो उदाहरण दे रखा है आपके में संक्षारण और एक उदाहरण दे रखा है वह दे रखा है विकृतिगंधिता। दो उदाहरण दे रखे हैं। संक्षारण की बात करें तो संक्षारण वाला जो बिंदु है वह अध्याय 3 में भी दिया हुआ है। धातु और अधातु वाला जो अध्याय है वहां पर भी इस अध्याय को दिया गया है। तो हम अध्याय 3 में उस टॉपिक को ना पढ़ करके इसी जगह इसको अच्छी तरह से कंप्लीट जो है वो पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। अध्याय 3 में इसकी दोबारा से हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जो है उनको देख चुके हम। होता क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन का योग होता हो वह तो कहलाती हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जिनमें ऑक्सीजन की कमी आती हो, अभिकारकों से उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन की क्या आती हो, कमी आती हो, वह कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे, जिनके दो उदाहरण हमें देखने हैं, संक्षारण और विकृतिगंधिता। देखिए, संक्षारण और विकृतिगंधिता, पहले इनको दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, होते क्या है। संक्षारण का मतलब सामान्य रूप से आपने देखा होगा किसी अन्य पदार्थ की इस पर परत चढ़ जाती है। संक्षारण का सामान्य जो अर्थ होता है वह होता है किसी अन्य पदार्थ की परत चढ़ना, अन्य पदार्थ की परत चढ़ना। जैसे कि एग्जाम्पल इसके देखें, उदाहरण रूप में लोहे पर परत चढ़ जाती है ना, उसे बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है, अर्थात लोहे पर किसी अन्य पदार्थों की परत चढ़ जाती है। तो वह भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? वह संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। और यह अभिक्रिया हो कौन सी रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जैसे उदाहरण एक और आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने चांदी देखी होगी, सिल्वर, चांदी पर भूरे रंग की परत चढ़ना, चांदी पर भूरे रंग की परत चढ़ना, यह भी किसका उदाहरण है? यह भी आपका संक्षारण का ही उदाहरण है। तो हम इस पर एक उदाहरण की चर्चा करेंगे, लोहे पर जंग लगना। जंग का सूत्र आप जानते होंगे, लोहे का सूत्र तो आपको अच्छी तरह पता होगा, लोहा। लोहे का सूत्र क्या होता है? लोहे को क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयरन भी बोलते हैं। और लोहे का जो सूत्र होता है वह होता है Fe, आयरन। जबकि जंग का सूत्र क्या होता है? लोहे पर जो जंग लगती है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है Fe2O3। यहां पर कुछ क्रिस्टल जल भी होता है। X का मतलब होता है क्रिस्टल जल, लिख लेना, जहां X बराबर क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलन जल, ठीक है। तो Fe2O3 जो सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? जंग का होता है। जबकि आयरन का क्या होता है? Fe। मतलब Fe जो होता है वो किससे बदल जाता है? Fe2O3। मतलब Fe ने किससे अभिक्रिया कर ली है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली है। मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं विकृतिगंधिता क्या होती है। विकृतिगंधिता यह होती है, जैसे आपने पता होगा कभी कभी जैसे आप कोई तेलीय खाद्य सामग्री अर्थात वसा युक्त खाद्य सामग्री जो है उसको लंबे समय तक घर पर रख देते हैं, तो वह क्या होती है, कुछ समय के बाद उसमें से गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वसा युक्त या तेलीय पदार्थ जो होते हैं वह लंबे समय तक उनको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब वो ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं।
इसलिए उनमें से क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। इसके बचाव क्या है, बचाव दोनों के पर ही चर्चा करेंगे, संक्षारण और विकृति गंधिता के दोनों को ही बचाव देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा विकृति गंधिता से बचाव हेतु क्या करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह आपने देखोगी मार्केट से चिप्स जो आती हैं, जो पैकेट होती है उसमें एक गैस भरी होती है, हालांकि चिप्स तो उसमें कम ही होती है, ज्यादा तो उसमें गैस ही भरी रहती है। तो वह जो गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीजन गैस जो है वो तेलीय पदार्थों से क्रिया करके क्या बना लेगी, अन्य पदार्थों का निर्माण कर लेगी, मतलब उसका ऑक्सीकरण कर देगी। तो उसमें से फिर क्या आने लगेगी, गंध आने लगेगी। तो इस क्रिया को रोकने के लिए पैकेटों में या डिब्बाबंद पदार्थों में क्या रखते हैं, ऑक्सीजन गैस की जगह कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और विकृति गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं, और विकृति गंधिता से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक एंटी ऑक्सीडेंट जो पदार्थ होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि अम्लीय पदार्थों की बात कर लें, अम्लीय पदार्थों का यूज करते हैं, जैसे अचार मुरब्बा वगैरह हम घर पर डालते हैं ना, तो उनमें तेल भी डाला जाता है। तो उनको लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सके, तो इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, अम्लीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। संक्षारण से बचाव का क्या कार्य है, संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं हम, पहली बात तो ये जो लोहे वाली वस्तुएं होती हैं उनको नमी युक्त वातावरण से या दूर रखा जाता है, क्योंकि संक्षारण की जो सर्वाधिक क्रिया होती है वह नमी युक्त वातावरण में, अगर ऑक्सीजन है वहां पर तो वहां पर संक्षारण सर्वाधिक फैलता है। तो पहली बात तो नमी युक्त वातावरण से लोहे की वस्तुओं को दूर रखना चाहिए। अगर बाई चांस हमें कार्य करना भी है तो क्या करना चाहिए, लोहे की वस्तुओं पर अन्य किसी पदार्थ की परत चढ़ा देनी चाहिए या उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए, है ना। तो इन सभी बचावों को भी हम चर्चा करेंगे, एक एक से दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संक्षारण के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संक्षारण। मैंने हेडिंग आपकी डाली हुई है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण, इसमें हेडिंग डाल लीजिए संक्षारण। संक्षारण को मैंने आपको समझा ही दिया है, संक्षारण होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए संक्षारण। चलिए हेडिंग डालिए, बात करते हैं संक्षारण के बारे में। लिखिए, जब धातुओं को ऑक्सीजन तथा नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है तो धातुएं ऑक्सीकृत होकर अपने ऊपर अन्य पदार्थ की परत चढ़ा लेती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरिजन बोला जाता है ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले भूरे रंग की परत चढ़ना, काले भूरे रंग की परत चढ़ना। एक और लिख लीजिए, कॉपर पर
हरे रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये किसके उदाहरण है? ये संक्षारण के उदाहरण है। यहां आप जंग का सूत्र लिखना। जंग का सूत्र होता है, जंग का सूत्र लिख लीजिए Fe2O3, यह सूत्र होता है किसका? जंग का सूत्र होता है ये, ठीक है। तो जंग का सूत्र लिख लेना Fe2O3। तो जब धातुओं को ऑक्सीजन तथा नमीयुक्त वातावरण में रखा जाता है तो धातुओं पर किसी अन्य पदार्थ की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। ये परत क्यों चढ़ती है? क्योंकि धातुएं ऑक्सीकृत हो जाती हैं, तो अन्य पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जिसके उदाहरण है जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले भूरे रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे लोहे पर जंग लगने की। जैसे लोहा है, मान लीजिए ये लोहे का एक रॉड है और इसमें जगह जगह क्या हो रहे हैं? थोड़ी खुरदरी सतह है इसकी, मतलब इसमें जगह जगह क्या हो रहे हैं? छिद्र हो रहे हैं। ये कटी फटी लोहे की एक प्लेट है जिस पर छिद्र हो रहे हैं और इन छिद्रों में क्या? नमी भर रही है, मतलब पानी भर रहा है इनमें, इन छिद्रों में नमी भर रही है। और वायुमंडल में क्या उपस्थित है? वायुमंडल की ऑक्सीजन उपस्थित है। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। और नमी मतलब यहाँ पर क्या है? H2 उपस्थित है। और Fe ये क्या है? लोहे की रॉड है। तो जैसे ये क्रिया करेगी धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर नमी भी आ रही है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी आ रही है, तो इन दोनों से ये क्रिया करके आयरन जो है किस में बदल जाएगा? Fe जो है वो Fe2O3 में बदल जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे जंग बोलते हैं, जिसे जंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें लिख लीजिए। फिर जंग से बचने के उपायों पर भी अपनी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, है ना। मैं साइड हो जाता हूं, ले लीजिए। अब बात करते हैं संक्षारण से या कोरिजन से बचाव के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों पर भी अपनी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय हेडिंग डाल लीजिए। देखिए संक्षारण को कैसे कम कर सकते हैं। पहला उपाय है कि जो धातु संक्षारित हो रही है उस धातु पर ग्रीस का या किसी अन्य ऑयली पदार्थ का क्या कर दे? उस पर लेप कर दे, है ना। तो पहला उपाय है ग्रीज आदि, इन्हें बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, है ना। ग्रीज वगैरह क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स होते हैं, चिकना युक्त पदार्थ होते हैं। ग्रीज आदि पदार्थों का, ऐसे लिख लो, ग्रीज जैसे पदार्थों का, ग्रीज जैसे पदार्थों का लेपन करना चाहिए, करना चाहिए। पहला उपाय हो गया। दूसरा, अगर किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाती है ना, तो भी संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। जैसे कि बात करें लोहे को, लोहे पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दें तो लोहे पर भी संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा जिंक की परत चढ़ाना। किसी पदार्थों पर क्या होता है? हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं यशद लेपन। तो जिंक की क्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर जब परत चढ़ जाती है तो उस धातु पर संक्षारण जो है वो न्यूनतम हो जाता है। तो दूसरा उपाय लिख लीजिए यशद लेपन। यशद लेपन, यशद लेपन मतलब क्या है? धातु पर जिंक की परत चढ़ाना। किसी धातु पर
जस्ता कह लो या जिंक कह लो, है ना, जस्ते कोष्टक में लिख लो जिंक। जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। ठीक है। अगला उपाय है गैल्वनीकरण। अगला उपाय क्या है? गैल्वनीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें दो धातु के क्या ले जाते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें एक धातु के इलेक्ट्रोड पर ऐसी धातु लेते हैं जिसकी हमें परत चढ़ानी है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा लेते हैं जिस पर परत चढ़ानी है। तो गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे एक जो परत होती है वो किसी दूसरी परत पर जाकर के चढ़ जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है गैल्वनीकरण। लिख लीजिए, विद्युत धारा के उपयोग से किसी सक्रिय धातु पर, सक्रिय धातु मतलब जो धातु वातावरण में रहने पर वो संचारित हो जाती है, वो सक्रिय धातु। तो विद्युत धारा के उपयोग से किसी सक्रिय धातु पर अक्रियाशील धातु की, अक्रियाशील मतलब जो वायुमंडल में क्रिया नहीं करे, अक्रियाशील धातु की परत चढ़ाना, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका यसद लेपन। ठीक है। अगला 4 नंबर बिंदु लिख, 4 नंबर बिंदु हमने ग्रीस वाला लिख लिया। आप ग्रीस की जगह क्या कर सकते हैं, किसी धातु पर पेंट भी कर सकते हैं। हालांकि पेंट द्वारा इतना संक्षारण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक संक्षारण की क्रिया को हम रोक सकते हैं। तो अगला बिंदु लिख लीजिए, पेंट कर कर, पेंट कर कर। ठीक है, संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। अगला उपाय क्या आप अपना सकते हैं, अगला उपाय हम बना सकते हैं मिश्र धातुओं का उपयोग करके। किसका? मिश्र धातुओं का उपयोग करके, मिश्र धातुओं का, ये इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातुओं का उपयोग करके। यहां से आपको मिश्र धातुएं पूछी जा सकती हैं। ये दो बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो यसद लेपन वाला और एक ये मिश्र धातु वाला। यसद लेपन की परिभाषा पूछी जाती है कि किसी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है किसी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, या फिर आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। मिश्र धातुओं का उपयोग करके, जैसे कि बात करें, एक लोहे का, निकेल का और क्रोमियम, इन 3 धातुओं का उपयोग करके एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील, मतलब जंग रोधी पदार्थ जिसे बोला जाता है, जिस पर जंग नहीं लगती है। तो मिश्र धातुओं का उपयोग करके किसको रोक सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। इसके आप उदाहरण जो है वो इंपॉर्टेंट है मिश्र धातुओं के, याद रखना। Fe बोलते हैं आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम Cr, इन तीनों धातुओं का उपयोग करके जो धातु बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। और यह पदार्थ कैसे होते हैं, यह जंगरोधी पदार्थ होते हैं। ये कैसे पदार्थ होते हैं, यह जंगरोधी पदार्थ होते हैं। मतलब इन पदार्थों पर क्या नहीं लगती है, इन पदार्थों पर जंग नहीं लगती है, यह जंगरोधी पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी हैं जिन्हें लिख सकते हो आप। मिश्र धातुओं में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है ये ना, मिश्र धातुओं वाला इंपोर्टेंट है। जैसे कि एक आती है Cu प्लस Zn, ये होता है Cu प्लस Zn, मतलब कॉपर प्लस जिंक। ये दोनों मिश्र धातुएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पीतल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पीतल का। और एक बनता है Cu प्लस Sn,
कॉपर प्लस टिन, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? यह निर्माण करती हैं कांसा। कांसा धातु आपने सुना होगा, हाँ उसी का। तो ये 3 मिश्र धातुएं जो है वो इंपोर्टेंट है, याद रखना। आयरन, निकेल और क्रोमियम तीनों धातुएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? स्टेनलेस स्टील का निर्माण करती हैं। कॉपर और जिंक दोनों मिश्र धातुएं मिलकर पीतल का निर्माण करती हैं। कॉपर प्लस टिन, ऐसा इनको बोलते हैं टिन, और ये दोनों धातुएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? कांसे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ये 5 उपाय हैं संक्षारण से बचने के। इन उपायों को अपनाकर हम संक्षारण की क्रियाविधि को थोड़ा कम कर सकते हैं। हालांकि मिश्र धातुएं वाला जो है वो इंपोर्टेंट है। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, एक लोहे का स्तंभ आपने सुना होगा, लौह स्तंभ, इलाहाबाद लौह स्तंभ, इस तरह से कुछ नाम आता है। एक दिल्ली में भी हालांकि कई लौह स्तंभ है। वो लौह स्तंभ ऐसे हैं, मतलब आरंभिक भारतीय इतिहास में इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि वो लौह स्तंभ ऐसे हैं जिन पर शताब्दियां बीत जाने के बावजूद अभी तक संक्षारण नहीं हुआ है, मतलब उनमें जंग नहीं लगी है। तो उनमें जंग क्यों नहीं लगी है? ना तो उन पर किसी धातु का पेंट करते हैं, ना ही ग्रीस लगाते हैं, ना ही उन पर यह संलेपन है, ना ही उनको गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। फिर उन पर क्या संक्षारण जो है वो क्यों नहीं हो रहा, उन पर जंग क्यों नहीं लग रही? तो उसका उदाहरण है वो ये है, क्योंकि उन लौह स्तंभ में लोहे के साथ अन्य धातुओं का भी उपयोग किया गया है। उनमें मिश्र धातुओं से मिलकर वो लौह स्तंभ बना है, इसलिए उसमें क्या नहीं हुई है? जंग की क्रिया नहीं हुई है, संक्षारण की क्रिया नहीं हुई है। तो ये एक ऑक्सीकरण वाली अभिक्रियाओं का उदाहरण था, या उपचयन कह सकते हैं संक्षारण। संक्षारण कंप्लीट है। दूसरे बिंदु पर बात करेंगे जिसका नाम है विकृति गंधता। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए बात करते हैं। 2 नंबर बिंदु डाल लीजिए आप, विकृति गंधता। विकृति गंधता, विकृति गंधता। देखिए विकृति गंधता किससे कहते हैं? परिभाषा पहले हम देख चुके हैं। क्या थी परिभाषा? जब तेलीय अथवा कैसी वस्तुएं, वसायुक्त वस्तुएं, तेलीय अथवा वसायुक्त वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें से गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृति गंधता कहते हैं। गंध क्यों आने लगती है? क्योंकि वसायुक्त या तेलीय पदार्थ युक्त जो वस्तुएं होती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, इसलिए उनसे क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए, वसा एवं तेलीय पदार्थ युक्त, वसा एवं तेलीय पदार्थ युक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक रखने के कारण, ऐसा लिखो, लंबे समय तक रखने पर वे ऑक्सीकृत हो जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे उन पदार्थों में से गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधता कहते हैं। इस प्रक्रिया को विकृति गंधता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विकृति गंधता।
तो जो तेलीय पदार्थ एवं वसायुक्त तो खाद्य सामग्री होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेती है, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, इसलिए उनमें से क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहा जाता है। तो विकृति गंधिता को फिर कैसे रोकें, तो पहली बात तो ये वसा एवं तेलीय पदार्थ की जो सामग्री है उनको लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, है ना। दूसरी बात, अगर हम लंबे समय तक रख रहे हैं, जैसे मार्केट की बात करें, मार्केट में विभिन्न पदार्थ आते हैं, तो कंपनी से ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में उत्पाद बने और तुरंत किसी के घर भेज दिए, मार्केट में आते हैं, उसके बाद कस्टमर उनको खरीदते हैं, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो फिर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसा रखा जाए, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें क्या मिलाए जाते हैं, उनमें एंटीऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जो ऑक्सीकृत होने की दर को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उपाय लिख लीजिए इसके, विकृति गंधिता को कम करने के उपाय। उपाय क्या है, उपाय है इसके डिब्बा एवं पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य गैस का उपयोग करना चाहिए, अन्य गैस का उपयोग करना चाहिए। और ऐसा करते भी हैं लोग, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जो चिप्स की पैकेट होती है उनमें ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण चिप्स युक्त पैकेटों में ऑक्सीजन के स्थान पर O2 के स्थान पर नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है, N2 गैस भरी जाती है। ठीक है, पहला उपाय क्या हो गया, डिब्बा एवं पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य गैस का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थों में क्या मिलाना चाहिए, एंटीऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक मिलाने चाहिए। खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार हो गया, ऐसे पदार्थ जो लंबे समय तक रखे जाते हैं ना, जैसे कि अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, आपका जैम जेली हो गई, ये पदार्थ ऐसे हैं जो लंबे समय तक इनको रखते हैं डिब्बों में बंद करके। तो खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कैसे हैं, जैसे कि विनेगर, है ना, विनेगर सभी घरों में मिलता है, विनेगर। और क्या यूज कर सकते हैं इसमें, सरसों का तेल, ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। आपको पता होगा, आपके घरों में जब अचार डलता है तो आपकी माता बहनें जो अचार डालती हैं, तो आपने देखा होगा वो अचार में क्या डालती हैं, तेल डालती हैं। तो वो तेल क्यों डालती हैं, तेल इसीलिए डालती हैं कि जो अचार है हमारा वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और सुरक्षित किससे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं हो, जिससे कि उसमें से बदबू नहीं आए। आपने देखा होगा जैसे कि हम अचार बनाते हैं और उसमें तेल वगैरह नहीं डाले तो कुछ समय के पश्चात उसमें फफूंद आ जाती है। तो फफूंद क्यों आ जाती है, क्योंकि वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसीलिए अचार एवं अन्य पदार्थों में क्या डाला जाता है,
तेल डालते हैं, तो जिससे क्या होता है, ऑक्सीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है और हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक बचा हुआ था, हमारे टॉपिक के अंतर्गत ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण बचे हुए थे, जिसमें 2 उदाहरण आपके बिंदु दे रखे थे, विकृति, गंध्यता और संक्षारण, है ना। तो आज हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है 10th क्लास की विज्ञान का वो कंप्लीट हो चुका है। आगे कल से नया चैप्टर लेंगे, तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।